नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल कंगवार। देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो अल्मोड़ा से खबर। सल्ट उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। चुनावी मैदान में उतरे हैं बीजेपी कांग्रेस समेत 7 उम्मीदवार। बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना ने डूंगरी बूथ में मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पचौली ने जसपुर बूथ पर वोट डाला। मतदान के बाद काफी उत्साहित नजर आए दोनों प्रत्याशी। तो वोटिंग के समय सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। मतदान केंद्रों में मतदाता ग्लव्स पहनकर वोट डाल रहे हैं और ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि कोविड गाइडलाइन का ठीक से पालन हो रहा है। तो अल्मोड़ा से खबर, सल्ट उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। जहां बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना ने डूंगरी बूथ में मतदान किया और कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली ने भी मतदान किया है। और देहरादून से खबर, स्थगित हो सकती हैं बोर्ड की परीक्षाएं। शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार की गई है रिपोर्ट। 4 मई से 22 मई तक होनी है बोर्ड की परीक्षाएं, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं। तो शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी की जा रही है। 4 मई से 22 मई तक बोर्ड परीक्षाएं होनी है और ये परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई है। फिलहाल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि कैसे आंकड़ों पर नियंत्रण पाया जाएगा, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और इन आंकड़ों का बढ़ना हर तरफ असर कर रहा है। और ऋषिकेश से खबर, कुंभ के चलते आज से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के पहले पुलिस ने लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा है। तो उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ। बता दें, कुंभ मेला होने के कारण ऋषिकेश में ये कर्फ्यू आज से ही लागू हुआ है। कर्फ्यू का पहला दिन होने की वजह से पुलिस लोगों को चेतावनी देकर छोड़ रही है। बता दें, 10:30 बजे से ये कर्फ्यू लगाया गया है, जो अगली सुबह 5 बजे तक रहने वाला है। तो वहीं नगर के बडोनी चौक, ISBT, बद्रीनाथ मार्ग, देहरादून मार्ग और मुख्य मार्ग नगर के सभी चौक सुनसान दिखने को मिले और खाली सड़कों पर सिर्फ पुलिस गश्त करती हुई नजर आई। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकार ने जो रात के कर्फ्यू का निर्णय लिया है, उसका आज पहला दिन है। आपको दिखाना चाहूँगा कि आप ये सामने एक मेन रोड है जहाँ बिल्कुल खाली पड़ी है। रात के 11 बजे हैं और इस साइड आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रोड भी पूरी खाली पड़ी है। और ये अभी पुलिस हर जगह यहाँ चेकिंग कर रही है और पूरा लोगों को रोक रोक के उनको बता रही है, क्योंकि आज पहला दिन है। इस पहले दिन में ही पुलिस ने लोगों को सिर्फ समझाने के लिए रोक रोक के उन्हें बोला गया है कि यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लग चुका है, इसलिए अब लोग रात को ना निकलें, क्योंकि 10:30 बजे का आखिरी समय है कि 10:30 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। ऋषिकेश से संजय शर्मा, न्यूज वन इंडिया के लिए। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते ऋषिकेश से संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। संजय, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब नाइट कर्फ्यू का यह फैसला लिया गया है। तस्वीरों को अगर हम देखना चाहें तो कितनी जागरूकता दिख रही? जी हाँ, यहाँ कल रात से जो नाइट कर्फ्यू लगा है, उस कर्फ्यू को देखते हुए सरकार, पुलिस प्रशासन ने पहला दिन थोड़ा सा नरमाई बरती है और लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन क्योंकि ये पर्यटक स्थल है, बाहर से लोग आते रहते हैं और कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इस बात का पता नहीं होता, वो यही सोचते हैं कि कुंभ है यहाँ पर, तो यहाँ पर नाइट कर्फ्यू नहीं है। लेकिन कल से ही ये नाइट कर्फ्यू लगा है और ज्यादातर यहाँ पर बाहर के लोग होते हैं, जिन्हें पुलिस समझा बुझाकर उन्हें बताती है कि कल से आप लोग यहाँ पर रोड पर नहीं दिखेंगे, अगर दिखते तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसी तरह का माहौल यहाँ कल देखने को मिला।
और ज़्यादातर जो लोकल लोग थे वो सब लोग 10:30 बजे अपने घर तक पहुँच गए थे और यहाँ पुलिस को ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं लोगों की जागरूकता को लेकर, तो आपने जानकारी दी कि पुलिस चेतावनी देकर छोड़ रही है। अगर आगे की रणनीति को लेकर बात करें, क्योंकि नाइट कर्फ्यू सोच समझ कर लगाया गया है, ऐसे में कुछ ज़रूरी सेवाएं हैं उनके लिए भी जगह छोड़नी होगी, वक्त देना होगा, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। कैसी तैयारियां उसको लेकर? जी हाँ, सरकार ने ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि जो लोग जरूरी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं या जो हॉस्पिटल में हैं या क्लिनिक में, मेडिकल में या अपनी नौकरी पे जाते हैं, जिनकी नाइट शिफ्ट है, वो लोग अपने कार्ड वगैरह लेकर साथ चले, जिससे कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी तरह के सभी लोगों को बता रखा है कि कोई अगर जरूरी काम से जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, तो वो अपनी बात को क्लियर करें कि वो सारी बीच से ही आ रहे हैं, क्योंकि अब आने वाला टाइम में विवाह समारोह बहुत ज़्यादा है और उसमें ज़्यादातर लोग जाएंगे, क्योंकि लिमिट भी है 200 लोगों से ज़्यादा शादी विवाह में भेजने के लिए बिल्कुल भी मना करा हुआ है और इस बात पर विशेष तौर पर नजर रखी हुई है सरकार ने। ठीक है, चलिए, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर हम आंकड़ों को लेकर एक नज़र डालना चाहें, कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, लेकिन आंकड़ों को लेकर एक बार ऋषिकेश की बात कर लेते हैं। संजय, मेरी आवाज मिल रही है? जी संजय, आंकड़ों को लेकर एक बार नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, यहाँ लगातार कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़े जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर दिन यहाँ पर 200-400 बढ़ते रहते हैं। जो अगर कल की बात माने तो यहाँ पे 2405 लोग जो थे कोविड के निकले उत्तराखंड में, और लगातार इनकी संख्या हर रोज बढ़ती जाती है और इस बात को लेकर सरकार चिंतित भी है। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है कि अपने आप को बचा के रखे, मास्क पहने, सैनिटाइज करें और दूरी बना के रखें। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती है कि जहां इन सब चीजों का पालन नहीं हो पाता, जिस वजह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लक्सर से खबर, बढ़ते कोरोना के बीच वैवाहिक समारोह जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगी है। खरीदारी कर रहे लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से बढ़ते कोरोना कहर के कारण महाकुंभ आयोजन जैसे बड़े महाआयोजन, शहीद नवरात्रों के दौरान होने वाले जगरातों और वैवाहिक समारोह जैसे अन्य कार्यक्रमों पर भी लगाम कस दी गई है। तो वहीं राज्य के क्षेत्र हरिद्वार जनपद के देहात इलाके लक्सर में स्थिति कानून व्यवस्थाओं के बावजूद एकदम विपरीत नजर आ रही है, जहां नवरात्रों के साथ साथ रमजान का महीना भी शुरू हो चुका है। ऐसे में खरीदारी करने के लिए लोगों का हुजूम नजर आ रहा है और इस दौरान पुलिस द्वारा सख्ती और प्रशासन के सख्त आदेशों के बावजूद भी लोगों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। मीडिया के कैमरे दिखते ही लोग अपना मुंह छुपाने का प्रयास करने लगते हैं और अगर लोगों की लापरवाही का ग्राफ इसी तरह नजर आता रहा तो पूर्णकालिक और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से आप विषय उठा रहे हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो इसके लिए हमने नगर पालिका के वाहन के माध्यम से लगातार जागरूकता कर रहे हैं और अपने कार्यालयों में भी हमने जो भी आ रहा है उसको बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं। साथ साथ में अन्य अधिकारियों को भी हमारे द्वारा निर्देशित किया गया है कि अपने कार्यालयों में जितने भी कर्मचारी हैं और जो मिलने वाले लोग हैं वो मास्क पहन के ही आएँ, एक जिससे कि एक माहौल बनेगा। साथ साथ में यदि इतनी जागरूकता के बाद भी लोग जो है मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम जो है पुलिस के माध्यम से और स्वयं भी जो है इन्फोर्समेंट यही कहना चाहेंगे व्यापारियों को कि बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान ना दें और अपनी दुकान पर प्रत्येक दुकानदार एक बोर्ड छोटा सा कागज पर लिख कर रखे कि बिना मास्क के दुकान में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि समय वो आ चुका है कि कोरोना कब कहाँ किसके घर में घुस जाए कुछ नहीं पता। व्यापारी एक दूसरे से सभी लोग जुड़े हुए हैं, व्यापारी को सबको बचना चाहिए और मास्क ही इसका एक उपाय है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सबसे बोलना भी पड़ता है, दुकान पर चलना भी पड़ता है और मास्क होना बहुत जरूरी है। यही कहना चाहेंगे व्यापारियों को। सर, ऐसे ही खबर आप तक पहुंचा रहे थे, शादी समारोह पर रोक लगाएगी, खरीदारी में जो लोग नियम तोड़ते नजर आ रहे हैं उसको देखकर ही एक्शन लिया गया। डोईवाला से खबर, बीएसएफ इंस्टीट्यूट में सीआरपीएफ एकेडमी का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हुआ है। बता दें, प्रोग्राम में व्हाइट वाटर राफ्टिंग सहित मरीन ड्राइव की ट्रेनिंग दी गई। डोईवाला स्थित बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग में
सीआरपीएफ एकेडमी गुरुग्राम के 2 ग्रुप का साहसिक जोखिम और आपदाओं से निपटने का ट्रेनिंग प्रोग्राम आज समाप्त हो गया है। बता दें कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चला है। बता दें इस प्रोग्राम में 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी जो पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग ले रही थी, जो कि महिला सशक्तिकरण और उनकी भागीदारी को दर्शाता है। तो वहीं संस्थान के कमांडेंट महेश कुमार नेगी ने बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान व्हाइट वाटर राफ्टिंग, मरीन ड्राइव, ट्रैकिंग सहित माउंटेन बाइकिंग आदि का ट्रेनिंग भी यहां पर दी गई है। सबसे पहले तो सीआरपीएफ का जो अप्रोच है वो पैन इंडिया है। पूरे भारत में सीआरपीएफ की उपस्थिति है, तो हाई एल्टीट्यूड से लेके एक्वाटिक एनवायरनमेंट से लेके सभी जगह सीआरपीएफ की ये चीज़ काम आने वाली है। जहाँ झारखंड के घने जंगल है, वहाँ पहाड़ी जो नदियाँ हैं उफनती हुई, वहाँ रिवर क्रॉसिंग का जो मॉड्यूल यहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग हुई वो झारखंड में काफ़ी काम आने वाली है। और रॉक क्लाइंबिंग का जो मॉड्यूल है वो हाई एल्टीट्यूड पे जो भी ऑप्स होता है किसी भी फोर्स का, तो उसमें ये काफ़ी यूज़फुल है। और इसके अलावा एडवेंचर तो फोर्सेस का हमेशा से एक मसल मेमोरी में रहा है, क्योंकि जिस तरह का ऑप्स चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट का हो या कोई और काम हो, हमेशा से फोर्सेज ये काम करती ही आई है। लेकिन जब नया ट्रेनीज आता है तो उसके लिए एक नई चीज़ है, तो यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिला जो आगे जीवन भर हमारी सर्विस में काम। हमारे पास सीआरपीएफ के 2 बैच में 61 के ग्रुप में 2 अफसर आए थे, टोटल अफसर आए थे और दोनों की 1 वीक की ट्रेनिंग हुई है। इस ट्रेनिंग के दौरान हमने आपदा से निपटने के लिए इनको कई चीज़ें गुर सिखाए हैं। इसके साथ साथ इनको रॉक क्लाइंबिंग के गुण, जिसमें रैपलिंग, चुमारिंग और इस तरह की हाई एल्टीट्यूड में कैसा आपको सर्वाइव करना है अकेला रहते हुए, इस चीज़ों की काफ़ी जानकारी दी है। इसके साथ साथ वाटर रेस्क्यू में कैसे आप पानी में बाढ़ में फंसते हैं तो अपने आप को कैसा बचाना है, अपने साथी को कैसा बचाना है और गाँव वालों जो आपके नज़दीक है उनको कैसा बचाना है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है डिटेल में। उसके साथ कयाकिंग, स्टैंड अप पैडल और राफ्टिंग, इनको भी वो भी कराई है हमने, जो हाई एंड इक्विपमेंट्स है और ये भी वाटर रेस्क्यू में काम आते हैं। और रुड़की से खबर, तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने युवक की जान ली। अनियंत्रित एम्बुलेंस ने टोल प्लाजा कर्मी को टक्कर मारी थी। टक्कर के बाद टोल कर्मी बुरी तरह से घायल हुआ था। अस्पताल ले जाते समय घायल कर्मी ने दम तोड़ दिया। बता दें 15 अप्रैल को देर रात यह हादसा हुआ था। हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था और वो तस्वीरें भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से ये युवक और एम्बुलेंस आती है, युवक की जान किस तरीके से गई है, इन तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है। रुड़की से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। टक्कर के बाद टोल कर्मी बुरी तरह से घायल हुआ है। घायल कर्मी ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। 15 अप्रैल की देर रात यह हादसा हुआ था। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कुंभ मेले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है। कुंभ को लेकर उन्होंने लिखा है, कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए। पीएम ने महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से बात भी की और उन्होंने इस दौरान साधु संतों का हाल जाना। तो पीएम मोदी का ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने शाही स्नान को लेकर भी ट्वीट किया है और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद को लेकर भी उन्होंने बात लिखी है कि आज फोन पर बात हुई, संतों के स्वास्थ्य के बारे में हाल जाना और सभी संतगण प्रशासन को सहयोग करें। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार भी व्यक्त किया है। ऐसा ट्वीट पीएम नरेंद्र मोदी का। और दूसरे ट्वीट के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने शाही स्नान को लेकर ट्वीट किया। हरिद्वार से खबर, जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज का बयान सामने है। कुंभ समाप्त नहीं किया जा सकता, प्रतीकात्मक रूप से कुंभ को मनाएं। महाआयोजन 12 सालों में एक बार होता है। आयोजन के लिए सभी को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। जूना पीठाधीश्वर का यह बयान सामने आया है।
जहां महाआयोजन 12 सालों में एक बार होता है, इसको लेकर स्वामी अवधेशानंद ने अपनी बात रखी। माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने हालचाल जाने संतों के। वे अत्यंत भावुक मन के प्राणी हैं। सद्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी का अंतःकरण एक अद्भुत अंतःकरण है। न केवल वो एक शासक हैं, न केवल एक कुशल प्रशासक हैं, सच तो है कि वो एक अच्छे उपासक भी हैं। उन्होंने पूछा कि संतों का कैसा स्वास्थ्य है, किस प्रकार के उनके हालचाल हैं, सभी अखाड़ों में किस तरह की दिनचर्या है। तो मैंने कहा प्राय सभी प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ की पूजा पद्धतियाँ, पर्व परंपराएं, वहाँ के नियम, वहाँ के सब प्रकार के आध्यात्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा वो भली प्रकार चल रहे हैं, सभी प्राय प्रसन्न हैं। और मैंने उनसे ये भी कहा कि लगभग सभी स्नान बड़े ढंग से हो चुके हैं, पर चूँकि बाहर से भारी मात्रा में लोग आए और गुजरात पे, महाराष्ट्र में, विशेषकर हरियाणा, पंजाब में और बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप है। तो जिस ढंग से महाराष्ट्र में भारी प्रकोप है कोरोना का, और पंजाब में अथवा छत्तीसगढ़ में और गुजरात में भी, अन्य प्रदेशों में भी, तो वहाँ से कुछ हो सकता है, संभव है कि वहाँ से कुछ संक्रमित होकर आए हों। लेकिन हमारे यहाँ से कोरोना नहीं फैला है। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस ढंग से यहाँ आने वाले साधकों के नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास हैं, जिस तरह से वो अपने यहाँ टेस्ट करा रहे हैं, जितने टेस्ट यहाँ किए गए कहीं नहीं हुए होंगे उतने, और उस तरह से उत्तराखंड में और हरिद्वार में वैसा संक्रमण नहीं है। मैं भारत की जनता से, भावुक भक्तों से अपील करना चाहता हूँ कि जो वृद्ध लोग हैं वे आने में संकोच करें। अतिवृद्ध, अशक्य, असमर्थ, अथवा जो रोगी हैं, अथवा जो छोटे बच्चे हैं, प्राय जो असम्माननीय गर्भवती स्त्रियां हैं, वे न आएँ। और अब संख्या भी बड़ी सीमित सी हैं, आप सब देख ही रहे हैं, आप सब जानते हैं कि बहुत कम संख्या यहाँ रह गई है। तो कुंभ समाप्त नहीं किया जा सकता, प्रतीकात्मक रूप से कुंभ को मनाए, जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज का ये बयान सामने आया है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भीड़ ज़्यादा नहीं है, कोरोना यहाँ से नहीं फैला है। और अब उन्होंने कहा कि कुंभ समाप्त नहीं किया जा सकता, प्रतीकात्मक रूप से कुंभ को मनाए। महाआयोजन 12 सालों में एक बार होता है और उसको ठीक से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाना चाहिए। तो हरिद्वार से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अखाड़े से कोरोना नहीं फैला, फिलहाल गाइडलाइन का पालन करते हुए आगे कुंभ में शामिल हो और कुंभ मनाएं। कुंभ समाप्ति को लेकर जो तथ्य सामने आए, फिलहाल जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने उन तथ्यों को लेकर अपने बयान दिए हैं। हालांकि आपको बता दें, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा की तरफ से कुंभ समाप्ति के ऐलान किए गए थे। और संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए अपडेट के लिए। सुमित, अगर हम जानने की कोशिश करें कि जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद महाराज गिरी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कुंभ को लेकर प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाए कोविड गाइडलाइन के तहत। इससे पहले जो निरंजनी अखाड़े की तरफ से बातें कही गई कि कुंभ खत्म कर दिया जाए, ऐसे में दो पक्ष अब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कोमल, ऐसा है कि क्योंकि अभी तक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जो जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से बात की, और उन्होंने भी ये कुंभ को लेकर कोरोना के चलते कुंभ को सीमित करने की बात की, और जो उसको लेकर सीमित करने की बात की, और जो उसको लेकर बात की, तो उसके बाद में ट्वीट भी किया। तो इसी के चलते अवधेशानंद गिरी महाराज ने आज एक प्रेस में बताया कि अब जो हमारी तरफ से अभी कुंभ की कोई घोषणा, कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर स्नान किया जाए। क्योंकि हालांकि जो बड़े स्नान है, जो 89 अखाड़ों के जो स्नान है वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। जो 14 तारीख का स्नान था वो बड़ा स्नान था। अब जो 27 अप्रैल का जो स्नान है उसमें बैरागी संत स्नान करते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुंभ के समाप्ति की तो बात नहीं करते, लेकिन जो अभी जो और आयोजन होने हैं
वो सीमित मात्रा में किया जाए, प्रतीकात्मक तरीके से किया जाए। जो हमारे अखाड़ों के सीमित लोग जाकर स्नान कर, जो लोग स्नान करना चाहते हैं वो स्नान कर सकते हैं। कोई भी अखाड़ों में बड़े आयोजन नहीं होगा। सुमित, पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर महामंडलेश्वर से बात की है। उन्होंने भी कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की बात कही है। ऐसे में उनके ट्वीट की बात का जो मान रखा गया है वो भी देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, निरंजनी अखाड़े ने तो पहले ही अपने जो कुंभ का आयोजन था उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कढ़ी पकौड़े का जो आयोजन होता है उसके बाद में कुंभ की समाप्ति हो जाती है। तो उन्होंने तो समाप्ति कर दी। लेकिन जूना अखाड़े की बात करें तो जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर ने आज जो प्रेस करके जो मीडिया को भी बताया कि हम यही कहते हैं कि जो स्नान है वो सीमित किए जाए और जो लोग इसको प्रतीकात्मक तरीके से किया जाए। हालांकि इन्होंने कुंभ की समाप्ति की घोषणा नहीं की। और तो ये कुंभ तो लगातार 30 अप्रैल तक ही रहेगा, लेकिन ये है कि सीमित रहेगा। अब सीमित रहने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैरागी अखाड़े हैं, बैरागी संत है, उनका जो 27 अप्रैल को स्नान है वो स्नान करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनका जो कहना है, क्योंकि कुंभ 30 तारीख तक रहेगा। और ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आचार्य महामंडलेश्वर ने साफ कहा कि कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए और कोविड गाइडलाइन के तहत कुंभ को मनाया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।